friends, myself CA Riddhi Parekh. I am the founder of First Opinion CA Final Test Series, and I would like to tell you कि हमारे साथ नवंबर 19 एग्जाम में एक स्टूडेंट थे, मीट CA सर्वेश गनेरीवाल. He joined First Opinion Test Series and he has secured AIR 49, All India rank 49. तो first of all many congratulations सर्वेश on your success. एंड आज सर्वेश हमारे साथ हैं जो मे 20 के लिए सी फाइनल स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स सी फाइनल के एग्जाम्स के लिए आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब के लिए एक गाइडेंस सर्वेश से हमको मिलेगा. उन स्टूडेंट्स को एक टिप्स मिलेगी. सर्वेश से हम बात करते हैं. तो सर्वेश, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका पहले से प्लानिंग था AIR रैंकिंग का, आपने पहले से सोच के रखा था, उस हिसाब से प्लानिंग की, या फिर ये अनएक्सपेक्टेड था? कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है. मतलब एक्चुअली मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था. मतलब बेसिक मोटिवेटर मेरा ये था कि फिर से मुझे नहीं देना अटेम्प्ट, कि एक और बार एग्जाम ना देना पड़े, फिर से बुक्स को हाथ ना लगाना पड़े. AIR का तो ये नहीं था कि फिर से सीए फाइनल के एग्जाम नहीं देनी पड़े. ओके, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने बोथ ग्रुप्स टारगेट किया. तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी प्रिपरेशन के लिए? कुछ जो टिप्स या आपने कुछ चीज़ें फॉलो की होंगी जिसके कारण आपका इतना अच्छा स्कोर रहा, आपकी स्टडीज इतनी अच्छी रही और आपकी प्लानिंग शायद सही थी. सीए फाइनल में जनरली जो चीज़ स्टूडेंट लैक कर जाते हैं जिसके कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, वो है लैक ऑफ प्लानिंग. मतलब एक्चुअली सिलेबस इतना वास्ट है, स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकते, प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती इसलिए पढ़ाई अच्छे से नहीं होती. तो आपकी क्या प्लानिंग थी? मैम प्लानिंग ऐसा था कि पहले तो कुछ प्लान नहीं था. मतलब जब ऑफिस चल रहा था तब तक तो मैंने शायद सोचा भी नहीं था कि एग्जाम देनी है. मतलब ऐसा कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा था, कि रियलाइज ही नहीं हुआ था. बट ऐसा था कि मुझे ये पता था कि मेरे ऑफिस में लीव्स थोड़ी अच्छी मिलती है, मतलब 6 मंथ्स वगैरह हम लोग को मिलती है. सो इतना डर भी नहीं था पहले से. तो फिर मैंने क्लासेस से रेगुलरली की थी, बट क्लासेस के बाद पढ़ाई नहीं की थी कभी भी. वो करना चाहिए, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि करना नहीं चाहिए. मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छी बात है वो, नहीं तो फिर 6 महीने में काफ़ी प्रेशर आ जाता है. तो फिर बेसिकली फिर क्लासेस खत्म हो गई थी, खाली इलेक्टिव सब्जेक्ट की मेरी क्लासेस बची थी फॉर हॉलीडेज लीव्स के लिए. तो बट मैं उनको बोलना चाहूँगा जिनकी लीव्स अगर पहले से उनको पता है कि कम होती है, जैसे मुझे तो पता था मुझे 6 मंथ्स मिलने वाली है, बट अगर किसी को 4 मंथ्स वगैरह मिल रही है, 4.5 मंथ्स मिल रही है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने पहले से थोड़ा सा तो भी प्लानिंग करके रखना चाहिए. और क्लासेस तो उनको करनी, मतलब कंप्लीट खत्म ही कर देनी चाहिए. मेरे ख्याल से तो 4.5 महीने में क्लासेस नहीं हो तो बेटर है मेरे हिसाब से. और उसके साथ साथ फिर मैंने जो बेसिक प्लान फॉलो किया था कि स्टार्टिंग में पहले तो प्लान कर लिया था कि कब टेस्ट सीरीज लगानी है मुझे. मतलब ये मुझे पता था कि टेस्ट सीरीज तो मुझे करनी ही है, क्योंकि डायरेक्ट फाइनल में पेपर जाके देना इज़ वेरी रिस्की. हाँ, मतलब पढ़ाई तो हुई जाएगी, वो तो पता था, बट जो बेसिक मिस्टेक्स होती है, कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ये लोड आता था कि 1.5 दिन में कैसे होगा पढ़ के. फाइनल एग्जाम में मिस्टेक्स करने से बेटर है कि टेस्ट सीरीज में मिस्टेक्स करो. दैट वाज योर पॉइंट. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. तो जैसे फिर अब 6 मंथ्स में मैंने स्टार्टिंग में पहले ये डिसाइड, मतलब एक टेंटेटिव आइडिया तो होता नहीं कि कब होगा खत्म, पर एक आइडियल एक सोच कर रखा था कि इतने जैसे मतलब 2 महीने में या 1.25 महीने में एक फर्स्ट रीडिंग हो जाए, और फिर उसके बाद एक और रीडिंग करके फिर मैं टेस्ट सीरीज दूँ. ऐसा मेरा प्लान था पहले से. अब जो मुझे लगता है कि मेरे जो प्लानिंग में सही हुआ वो मैं बताता हूँ 2-4 चीज़ें. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैसे 2-4 सब्जेक्ट से डर लगता था, स्पेशली ऑडिट में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम था मुझे. मतलब फर्स्ट रीडिंग करने के बाद तो ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ होने, मतलब कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं था कुछ पढ़ा है करके कभी. सो फिर काफ़ी टेंशन आ गया था मुझे. तो मैंने काफ़ी जनों से बात भी की थी, सीनियर से, कि कैसे पढ़े. मतलब मुझे तो लग ही नहीं रहा कुछ हुआ है करके. तो फिर उन्होंने बोला था कि नहीं होता है करके, ऑडिट में ऐसा होता ही है. तो फिर मैंने क्या किया था, बट फिर भी कि उसके बाद मैंने जैसे मैं जो बुक रेफ़र करता था उसमें होता था कि पास्ट ईयर से क्वेश्चन भी दिए होते थे साथ में थियरी के बाद में ही, एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो इंस्टीट्यूट के मैथ वगैरह में होते हैं, मॉक टेस्ट में होते हैं, वो भी दिए होते थे. तो मैं क्या करता था, जो बुक होती थी उसमें मैं रेड पेन से मार्क कर लेता था जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि इन एनी केस पास्ट ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही. अगर हमारे पास पूरी 100 पन्ने की किताब है और उसमें अगर 100 क्वेश्चन है सपोज, अगर और 40 क्वेश्चन अगर उसमें से पास्ट ईयर है, तो फॉर श्योर 40 क्वेश्चन तो ए कैटेगरी है ही. बाकी 60 में से भी होंगे ए कैटेगरी, बट ये इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग. सो फिर उसको मतलब उस इम्पोर्टेंस से पढ़ता था मैं, मतलब उसको रटने के हिसाब से पढ़ता था मैं एक्चुअली बेसिकली ऑडिट वाला. और बाकी भी पूरा तो कोई याद कर नहीं सकता ऑडिट. सो उस तरीके से मैंने फॉलो किया था. और भी 1-2 चीज़ें हैं, मैं इसलिए कुछ मिस ना कर दूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा नोट करके लाया मैंने पॉइंट्स. हाँ, एक और चीज़, जैसे मुझे बहुत देर लॉन्ग सिटिंग का बहुत प्रॉब्लम था. मैं बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता था. मतलब अगर सुबह से बैठा हूँ तो शाम को ख़त्म हो जाती थी एफिशिएंसी. मतलब मैं बैठ ही नहीं पाता था. तो फिर मैंने जगह बदलना शुरू कर दिया. मतलब आई जॉइंड अ लाइब्रेरी. मैंने इसके पहले लाइब्रेरी लगाई नहीं थी. हाँ,
सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लाइब्रेरी लगाऊंगा, क्योंकि ऐसा अजीब लगता है सोच के लाइब्रेरी जाके पढ़ना तो फिर बट अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर उससे भी काफ़ी मुझे हेल्प हुई। मतलब ऐसा होता था कि दिन में 2 बार अच्छी पढ़ाई होती है फिर। अच्छा, हाँ, मतलब एक ये एटमॉस्फेयर चेंज चेंज होता था। करने से, हाँ, राइट। और वहाँ पे फिर वापस से वहाँ पे एटमॉस्फेयर रहता था वैसा पढ़ाई का, तो फिर वापस से मैं बैठ पाता था फिर से, वरना शाम के बाद तो कुछ होता ही नहीं था मुझे। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी अगर सुबह बहुत पढ़ाई कर लूँ तो फिर शाम को बहुत ही प्रॉब्लम होता था। और फिर छोटे मोटे यूट्यूब के वीडियोस तो मैं हमेशा ही फॉलो करते रहता हूँ। मतलब अब कैसा होता है कि क्लासेस बहुत टाइम हो जाता है क्लासेस करके, मतलब 2-2.5 साल में जो फर्स्ट 2-3 क्लास होते हैं वो तो बिल्कुल ही रिकॉल नहीं होता फर्स्ट कि क्लास को काफी ज्यादा गैप हो हाँ जाता है 2.5 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि बस कॉपी रहती है हाथ में और ऐसा लगा नहीं रहता कि मेरी ऐसा कॉपी लगता है। ही नहीं कि हमने वो क्लास की ही हाँ नहीं, हाँ राइट। एग्जैक्टली। सो फिर उसके लिए भी फिर मैं कुछ कुछ जो भी कॉन्सेप्ट रहते थे उसके लिए आजकल तो यूट्यूब पे हर ही टॉपिक पे वीडियोस होते ही है, राइट। छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियो रहते ही है, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस रहते हैं, तो वो मैं हमेशा ही फॉलो करता था। मतलब कई एंड स्टार्टिंग में तो नहीं, पर आखिरी के 2-3 महीना जब बहुत एकदम हाई प्रेशर क्रूशल टाइम आ गया था, तब तो मैं मतलब ब्रेक्स में मतलब से पढ़ के बोर हो गया तो मैं लेक्चर लगा लूंगा खाते खाते कभी वही टॉपिक पे जिसमें मैं अटक रहा हूँ, तो वैसे भी करता हूँ, तो काफ़ी हेल्प होती थी उससे। जैसे स्पेशली डीटी, डीटी के भी डीटी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट, वास्ट है, करेक्ट, करेक्ट। और याद रखने वाली चीज़ें भी उसमें काफ़ी है। सो फिर जो रिविजन लेक्चर्स होते थे यूट्यूब पे वो मैंने मतलब ऑलमोस्ट जो 40-50% जो ए कैटेगरी सिलेबस है वो तो मैंने ऑलमोस्ट शायद 5 से 6 बार देख लिया होगा, मतलब उस 2-3 महीने में। ओके, मतलब मुझे कुछ भी नहीं था तो मैं वीडियो लगा लेता था, मतलब अगर खाना खाते खाते या ये जो वो भी, ओके, ओके। तो हाँ। और फिर सबसे मेरे ख्याल से तो मतलब ये मैं इसके लिए नहीं बोल रहा प्रमोशन के लिए, बट टेस्ट सीरीज का तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट हुआ है, और वो मुझे पहले से पता था कि मैं टेस्ट सीरीज तो लगाने ही वाला हूँ। और इंस्टीट्यूट का इसलिए मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मुझे बहुत जन बोल रहे थे कि इंस्टीट्यूट के लगा लो करके, बट ऐसा था कि इंस्टीट्यूट वाले गैप नहीं देते पेपर के बीच में। पहले इंस्टीट्यूट ने बीच में इस बार अनाउंस किया था कि हम लोग गैप रखने वाले हैं, गैप रखेंगे। तो मैं सोच रहा था कि इंस्टीट्यूट की ही लगाऊंगा, बट बाद में उनका 1 महीना डिले हो गया टेस्ट सीरीज, उसके बाद उन्होंने गैप भी हटा दी, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं था देने का, क्योंकि इतना लेट रिजल्ट आता है उसका गलती पता चल के भी कोई फायदा नहीं है फिर। और फिर ऑनलाइन भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती है आजकल, बट फर्स्ट ओपिनियन भी होता है ऑनलाइन, बट ऐसा था कि मुझे जो है बैठ के ही देना था कहीं आके, क्योंकि मैं अकेले में इतना सिंसियर हूँ नहीं। तो फिर मैं 2-3 फ्रेंड्स का इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया था, ताकि फिर, और मैं आपको तो मालूम है कि मैंने मतलब टाइम टेबल एग्जैक्टली एग्जाम जैसा ही रखा था आपको। हाँ, और मैंने डीटी के लिए भी जैसे मैंने एग्जैक्टली सेम टाइम टेबल रखा था, जैसे हमारे नवंबर अटेम्प्ट के लिए डीटी में हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा था, एक्चुअली डीटी में नहीं मिल रहा था, इलेक्टिव पेपर के पहले मिल रहा था, तो वो एज गुड एज डीटी के लिए ही था। वही एग्जैक्टली जो एग्जाम में भी जहाँ हाँ, एक्स्ट्रा गैप थी तो वही मैंने extra gap रखा। एज इफ इन टेस्ट सीरीज एग्जाम के लिए ट्रेलर था। हाँ, जैसे मूवी exactly। जाते हैं ट्रेलर देख के जाते हो, वैसे अगर बिल्कुल। फाइनल एग्जाम्स में जा रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज लिख कर ही जाओ। बिल्कुल एकदम 100% वही प्लान था, ताकि फिर पता भी चले कि कौन सा सब्जेक्ट 1.5 दिन में कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर पहले कितनी भी अच्छा प्रिपरेशन रहा और अगर आप 1.5 दिन में वो कवर नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल से तो गए, फिर अगले दिन वो आएगा तो भी वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे रियलाइज हो चुका था ये। तो फिर फर्स्ट टेस्ट सीरीज में मुझे पता चल गया फिर कि कहाँ कहाँ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब पहले पढ़ाई हो चुकी थी बट स्टिल मैं टेस्ट सीरीज के पहले नहीं पढ़ पाया, तो वो मुझे नहीं आ रहा है, वो सब पता चला मुझे। तो फिर देन फिर मैंने उसके लिए फाइनल एग्जाम में भी प्लान किया था। जैसे एसएफएम के लिए मुझे हुआ था कि मैं एसएफएम कंप्लीट नहीं कर पाया था, मतलब 2-3 चैप्टर पढ़ के नहीं आया था मैं फर्स्ट टेस्ट सीरीज में। सो व्हाट आई डिड कि जब पहला पेपर एफआर होता है फाइनल एग्जाम में, तो सब लोग जनरली 3 दिन पहले शुरू करते हैं एफआर पढ़ना फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो मैंने आखिरी के 8 दिन स्पेयर रखे थे 8 सब्जेक्ट्स के लिए एफआर के पहले, एफआर के पेपर से 8 दिन पहले कि एक बार फिर वापस से, मतलब ऑब्वियसली एक दिन में पूरा सिलेबस नहीं, हाँ, बट जो मुझे लगता है एक बहुत है। इंपॉर्टेंट है, हाँ, मतलब जो चैप्टर्स मेरे अच्छे भी है और मुझे पता है मैं स्कोर कर लूँगा उसमें, तो वो मेरा प्लान था कि मैं एक और बार फट से रिवाइज कर लूँ एक दिन में, एटलीस्ट 50-60% सिलेबस कर लूँ हर सब्जेक्ट का। तो उसमें क्या किया, फिर मैंने ऑर्डर थोड़ा सा शिफ्ट किया। अब मुझे पता है कि जो सब्जेक्ट मेरा पढ़ के नहीं होता है 1.5 दिन में, तो मैंने उसको एकदम एंड में रखा ताकि वो फ्रेश रहे। जैसे एफआर के मेरा लास्ट दिन, एफआर के जस्ट पहले मेरा एसएफएम था, क्योंकि मुझे मेरा एसएफएम मैंने जब टेस्ट सीरीज दिया था तो मैं 3 चैप्टर छोड़ के गया था एकदम मेन वाले। सो वो बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मतलब मुझे लगता था एसएफएम मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया सिलेबस, तो फिर मुझे एकदम लग गया था कि ये कैसे हो और गया। इनकेस आपने अगर वो टेस्ट में वो चीज प्रैक्टिस नहीं की होती तो शायद वो गलती आपकी डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में हो जाती थी। 100% होती थी। मैं जिन लोग से बात भी, मतलब आजकल मुझे जो भी पूछ रहे हैं तो उनकी भी मुझे बात करके ही पता चल रहा है कि कोई गलती हुई है उनकी प्लानिंग में, मतलब उन्होंने वो 1.5 दिन फेस ही नहीं किए कभी मेरे ख्याल से। तो मतलब पढ़ाई तो कर ही लेते हैं सब लोग कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से सब लोग 2 या 3 बार 4 बार 5 बार तो सब पढ़ ही लेते हैं, बट
वहीं पे गड़बड़ हो जाती है कि फिर वो 1.5 दिन तो फेस ही नहीं किया कभी। तो पहली बार में तो प्रेशर वैसे ही बहुत आ जाता है, और अगर फाइनल का रहा वो सीधा डायरेक्टली वो 1.5 दिन, तो फिर तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या होता होगा फिर। हाई लेवल ऑफ प्रेशर होता है, बहुत ही उसी ज़्यादा। उसी रीजन से पेपर जो है वो बिगड़ते हैं। हाँ हाँ। और जैसे मैंने आपको ऑडिट का बताया था कि जो मैंने मार्किंग्स की थी, अब उसका इतना फायदा हुआ मुझे, मतलब मुझे भी पता नहीं था कि इतना होगा। अब जैसे ऑडिट के पहले के दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हुई थी, अच्छा, ऑडिट मतलब फाइनल फाइनल एग्जाम्स के पहले तो बहुत ही खराब, मतलब मैं दोपहर जो एक दिन का गैप होता है ना, उसमें मैं दोपहर से लेकर के, मैं तो नाइट स्टडी करता हूँ, तो मैं रात तक कुछ भी नहीं पढ़ता 2 बजे तक। हाँ, मतलब फिर सब खत्म हो गया, मैंने मतलब घर पे ये भी बोल दिया था कि मैं सिर्फ अटेंडेंस लगा के आऊँगा, क्योंकि पहले तो पेपर में एग्जामेशन की उम्मीद है मुझे थोड़ी सी, अच्छे गए तो। और अटेंडेंस के बिना एग्जामेशन मिलता नहीं है, क्लीन नहीं कर सकते मतलब। तो आई वाज लाइक कि बस अटेंड करके साइन करके मैं निकल जाऊँगा करके, कुछ भी नहीं हुआ था उनकी पढ़ के। तो बट क्या हुआ कि सुबह मैं फिर उठा 6 बजे और फिर एकदम नॉर्मल हो गया था सब, पता नहीं कैसे। हाँ, पर एकदम नॉर्मल फील कर रहा था मैं। तो फिर मैंने पर अब बहुत सारा सिलेबस बचा था, मतलब ऑलमोस्ट 40-50% सिलेबस मुझे सिर्फ सुबह से पेपर तक के कवर करना था। तो आई हैड नो ऑप्शन, तो मैंने सिर्फ मेरी मार्किंग्स पढ़ी, सिर्फ मार्किंग्स पढ़ी। मतलब जैसे रेड की थी और ब्लू भी मैंने मार्किंग की थी, जो मॉक टेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस है या आरटीपीस के क्वेश्चंस है वो भी मैंने मार्क करके रखे थे। मतलब थ्योरी में मैंने उतना मार्क करके रखा था कि ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, पूछा हुआ है। तो फिर उसका भी बहुत पता नहीं, उस दिन वो थोड़ा सा लक फैक्टर भी था उस टाइम पे शायद, कि मैं मतलब वो करके गया था और वो सब आ रहा था मतलब एग्जाम में, मैं जो सुबह से मैंने पढ़ लिया था। तो फिर बाकी फिर बाद में तो धीरे धीरे फिर तो ठीक हो गया। एंड उसके अलावा फिर बाकी में और एक सेकंड, हाँ मतलब एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मतलब जैसे जो मैंने नहीं की थी, जो मुझे मतलब लगता है कि मैंने करना चाहिए था। हाँ, जैसे क्लासेस तो कर रहे थे मैंने रेगुलर, बट कुछ कुछ कॉपीज मेरी कंप्लीट नहीं थी। तो वो लीव्स के बीच में कॉपी कंप्लीट करने से बुरा कोई फील नहीं होता है, मतलब एक्चुअली बहुत ऐसा रिग्रेट होता है कि पहले एटलीस्ट इतना तो कर लेते, पढ़ाई नहीं की थी बट कॉपी कंप्लीट नहीं रहना इन इज। जनरल मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये होता ही है कि हाँ या तो क्लासेस नहीं हुई है या तो फिर हुई तो बुक्स कंप्लीट नहीं है। हाँ, मतलब किसी किसी के कोई ना कोई ऑडिट वगैरह के कारण से छूट जाते हैं क्लास ऑफिस के कारण। सो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट कॉपी तो भी कंप्लीट करके रखना चाहिए। मतलब मेरे जैसे लोग जो पहले अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर इन केस, तो प्लीज़ कॉपी ज़रूर कंप्लीट करके रख लें। वो लीव्स के बीच में कॉपी वॉपी का कंप्लीशन नहीं है तो बेटर रहेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशंस। ओके, तो सर्वेश कोई स्पेसिफिक टिप्स, कोई स्पेशल टिप आप देना चाहेंगे May 20 के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो आप अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हैं और जो May 20 में भी अपीयर करने वाले हैं, उनके लिए कोई मैसेज या कोई टिप? मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि प्लान ऐसा बनाओ कि मतलब एग्जाम के लिए प्लान मत बनाओ, फाइनल के लिए मैं तो बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज के लिए प्लान बनाओ, कि तब तक मतलब टेस्ट सीरीज में पास हो गए तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको कि फाइनल में तो हो ही जाओगे करके। मतलब बहुत बड़ा बूस्टर नहीं भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक गलतियाँ पता चलती है। जैसे मैं ही बताऊँगा कि मुझे इनपुट मिला था, मतलब ऑडिट में, ऑडिट का ही बोलूँगा मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट ऑडिट। तो ऑडिट में मैंने पढ़ाई तो मैंने काफ़ी कर ली थी और मैंने एक रिवीजन एक्स्ट्रा भी की थी ऑडिट की टेस्ट सीरीज के पहले ही, बाकी सब सब्जेक्ट से एक बार ज़्यादा पढ़ा था मैंने। बट और पेपर इतना अच्छा गया था मेरा कि मुझे लगा था कि बस हो गया, अभी एग्जामिशन वगैरह तो आ ही जाएगा करके, एकदम खुश हो गया था टेस्ट सीरीज के बाद। बट फिर रिजल्ट आए तो मुझे एकदम बाउंड्री पे पास हुआ था मैं ऑडिट में, 41 पे मैं पास हुआ था। वो भी एमसीक्यूज के कारण शायद से, क्योंकि उसमें मार्क्स कट नहीं होते ज़्यादा। तो फिर अब क्या हुआ था कि फिर मतलब मुझे पता चला, फिर देखा मैंने तो मतलब मैं बहुत ही टू द पॉइंट लिख रहा था आंसर। तो फिर जैसा मैम आपने ही बताया था मुझे कि मतलब थोड़ा सा आंसर में वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। मतलब सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका तुम एक लाइनर में आंसर दे रहे हो, आंसर तो सभी को पता है बट तुम्हारे आंसर में क्या स्पेशल है तो तुम लोग ने और रेफरेंस दिए हैं वगैरह। उससे रिलेटेड और ऑडिट में जो सब्जेक्ट्स में चीजें हैं Exactly. आपको रेफर करना वहाँ जरूरी है। हाँ, ऑडिट में या इनकम टैक्स में भी अगर आप कुछ भी रेफर कर पा रहे हो तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑडिट, क्योंकि बेसिक आंसर तो सभी लोग लिखने वाले हैं और जनरल थोड़ा सा हो ही जाता है कहीं ना कहीं ऑडिट का आंसर। सो इफ यू ऐड सम वैल्यू कि आप और भी एक्स्ट्रा एसएस का रेफरेंस दे रहे हो और ऐसे नंबर लिख रहे हो, एसएस का रेफरेंस, एएस का रेफरेंस, हाँ जो भी चीज आप उसको रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर वैसा कर पा रहे हो तो फिर उससे मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प हुई है। मतलब वो ऐसा पार्ट था कि वो मैं कितना भी पढ़ के पता नहीं कर पाता था, मतलब पढ़ तो मैंने वैसे भी लिया था, तो वो वही लिख के ही पता चलता है। टाइमिंग का भी पता चलता है कि आपकी स्पीड बराबर हो रही है, कितना टाइम एमसीक्यूज को देना है या कितना नहीं देना है, तो वो भी काफ़ी हेल्प होता है। तो मैं वही बोलूँगा कि वो सब प्लान कर ले और फिर सब बराबर ही होगा। थैंक यू सो मच सर्वेश। तो सर्वेश ने जो प्लानिंग की और इनकी जो स्ट्रैटेजी थी उसको अगर मैं समराइज करूँ तो अकॉर्डिंग टू सर्वेश आपको क्लासेस पूरी आपकी लीव से पहले सारी की सारी क्लासेस फिनिश कर लेनी चाहिए। हो जाए तो अच्छा है, मतलब क्लासेस आप बात के लिए ना रखो,
मतलब विद प्रिपरेशन टाइम आपकी क्लासेस ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड, आपने ये कहा कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट रीडिंग हो जाती है बट फिर भी हमें ये लगता है कि यार कुछ याद ही नहीं आ रहा या कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल है ना। सर्वेश के साथ भी हुआ था। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो बट फिर भी ये सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंकिंग, तो ये चीज़ जो है बहुत नॉर्मल है, इससे डीमोटिवेट नहीं होना। आपकी सिर्फ अगर अभी फर्स्ट रीडिंग हुई है एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार एक बार पूरा पढ़ लिया बट फिर भी अभी अच्छा नहीं हुआ है, तो दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल, ये चीज़ सबके साथ होती है, ठीक है। थर्ड थिंग सर्वेश ने ये किया कि पढ़ते वक्त उसने ए कैटेगरीज की चीज़ें, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें को जो है वहीं पे मार्क करके रख लिया, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट रिविजन में या फिर पेपर के 1 डे 2 डे गैप वाले टाइम पे क्या पढ़ना है एग्जैक्टली वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी फर्स्ट रीडिंग या सेकेंड रीडिंग के साथ साथ यू शुड बी श्योर अबाउट कि आप उसको 2 डेज गैप में कैसे कवर करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़। थर्ड थिंग, क्योंकि आपको अगर सीए फाइनल की प्रिपरेशंस करनी है तो आपको लॉन्ग सेटिंग आवर्स, हर किसी को, ये कोई किसी के लिए एक्सेप्शन नहीं है, हर किसी को लॉन्ग सेटिंग आवर्स की जरूरत है। तो अगर आप उसको नहीं कर पा रहे, अगर सेटिंग में दिक्कत हो रही है तो आप प्लेस चेंज कर लें। जैसे सर्वेश ने कहा कि वो लाइब्रेरी उसने ज्वाइन कर ली थी तो उससे उसकी स्टडीज थोड़ी इफेक्टिव हो गई थी। नेक्स्ट उसने ये किया कि अगर थोड़ा बीच में कोई बोर टाइप हो रहा है या अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो फिर यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख लो, उससे आपका पता भी नहीं चलता और रिविजन हो जाता है। मतलब यू डोंट फील कि आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो और आपका रिविजन भी हो सकता है। और कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट पे हर टाइम पे हर सब्जेक्ट पे वीडियोस अवेलेबल है ही यूट्यूब पे, तो उन्होंने उस यूट्यूब वीडियोस की भी काफ़ी हेल्प ली। एंड लास्टली उन्होंने टेस्ट सीरीज की हेल्प ली। तो सर्वेश वॉज वेरी श्योर फ्रॉम द स्टार्टिंग कि उनको टेस्ट सीरीज लगानी ही है, ठीक है। एंड सबसे स्टार्टिंग में जिन्होंने कहा कि उनका जो मोटिवेशन फैक्टर है वो ये नहीं था कि उनको रैंकिंग चाहिए, उनका यही था कि उनको सीए फाइनल की एग्जाम फिर से नहीं देनी। तो अगर सिर्फ मोटिवेशन ये था कि सीए फाइनल की एग्जाम्स फिर से नहीं देनी और इसमें अगर आप रैंक स्कोर कर सकते हो तो आई थिंक अगर कोई इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करे तो पास तो हो ही सकता है ना। एंड अगेन टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ डिटेल्स और बताऊं तो फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज जो है इसमें हम लोग यूनिट प्लस फुल दोनों टाइप से टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जैसे कि सर्वेश ने कहा कि उसने पेपर दे दिया ऑडिट का, पूरा पढ़ने के उसने फुल टेस्ट दी, तब उसको ये चीज़ समझ में आई कि उसका एक्चुअली लैकिंग है। पढ़ तो हर कोई लेता है, दैट इज़ वेरी मच ट्रू। और ये चीज़ के लिए एक्चुअली सर्वेश को मैंने एडवाइस नहीं किया था, टेस्ट सीरीज का लगाने का डिसीजन और ये 1 डे गैप में एग्जाम देने का डिसीजन उसका खुद का था। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। और जनरली जब स्टूडेंट्स मुझसे गाइडेंस के लिए आते हैं पूछते हैं, जनरली सजेस्ट कि आपको आईसीआई का जो 1 डे गैप या जैसा पैटर्न है और जो सीक्वेंस में एग्जाम्स है उस सीक्वेंस में उस गैप में टेस्ट जरूर एक बार देनी ही चाहिए। एज ई सेड कि डोंट प्रिपेयर फॉर फाइनल एग्जाम्स, प्रिपेयर फॉर टेस्ट सीरीज। अगर आप एग्जाम से पहले टेस्ट फेस करने के लिए रेडी नहीं है तो शायद एग्जाम के लिए रेडी नहीं है, करेक्ट। अगर आप टेस्ट फेस करने का आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेस्ट से इसलिए भागते हैं कि पढ़ाई अभी अच्छे से हुई नहीं है या शायद डीमोटिवेशन हो जाएगा, तो उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आप टेस्ट फेस करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है तो शायद आप सीए फाइनल एग्जाम फेस करने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है ना। तो जो यूनिट्स प्लस फुल का कंसेप्ट है हमारा वो इसीलिए है कि आप जब अभी May 20 के एग्जाम्स के लिए अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं तो अलॉन्ग विद योर फर्स्ट रीडिंग या फिर सेकेंड रीडिंग आप टेस्ट अपीयर करते जाएं। मतलब फंडा जो हमारा उसमें है कि आपको वेट नहीं करना है कि आपका एक बार सिलेबस खत्म होगा उसके बाद आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट्स का जो कंसेप्ट है वो इसलिए है कि 3 यूनिट्स में एंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। मतलब 3 यूनिट्स में यू टेक अप यूनिट 1, जैसे कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से एफआर, तो आप एफआर का यू टेक अप यूनिट 1, आप वो 4-5 सब्जेक्ट जो चैप्टर्स उसमें है यूनिट 1 में स्टडीड थॉरोली, इमीडिएटली अपीयर फॉर टेस्ट। यू टेक अप यूनिट 2, स्टडीड थॉरोली एंड इमीडिएटली अपीयर फॉर टेस्ट। उससे क्या होगा, जैसे सर्वेश को फुल टेस्ट देने के बाद समझ में आया कि उसके ऑडिट में क्या मिस्टेक्स हो रही थी, वो आपको शायद एक यूनिट देने के बाद ही समझ आ जाएगी एंड आपकी नेक्स्ट यूनिट की प्रिपरेशंस उन करेक्शंस के साथ होंगी जो वो गलतियां हम सेकेंड और थर्ड यूनिट की प्रिपरेशन में नहीं करेंगे जो आपने फर्स्ट यूनिट में की थी, करेक्ट सर्वेश? तो कैसा आपको ये पैटर्न लग रहा है? वुड यू रिकमेंड दिस फॉर स्टूडेंट्स? बिल्कुल, अगर किसी ने बराबर प्लानिंग की है पहले से और अगर यूनिट टेस्ट दे पा रहा है तो मेरे ख्याल से उससे आइडियल पढ़ाई कोई हो ही नहीं सकती है कि अगर आप यूनिट टेस्ट के हिसाब से प्लान कर रहे हो, मतलब पार्ट ऑफ स्टडी को पहले टेस्ट कर ले रहे हो। जैसे हम लोग ने तो पूरा पढ़ने के बाद टेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी बेटर। तो अकॉर्डिंग टू सर्वेश ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। एंड वंस अगेन 3+2 का हमारा पैटर्न होता है जिसमें कि 3 यूनिट टेस्ट एंड 2 फुल टेस्ट होती है, जिसमें कि आपके एक रीडिंग के साथ आपकी सारी की सारी यूनिट टेस्ट होनी चाहिए, फर्स्ट रिविजन के साथ फर्स्ट फुल टेस्ट होनी चाहिए एंड देन फाइनली सेकेंड रिविजन के साथ आपकी सेकेंड फुल टेस्ट होनी चाहिए। इसमें अलग और पैटर्न्स भी अवेलेबल है, लाइक 3+1 जिसमें कि 3 यूनिट टेस्ट एंड 1 फुल टेस्ट होती है, या फिर ओनली यूनिट्स या ओनली फुल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज इट। थैंक यू सो मच सर्वेश, आपका गाइडेंस आई गेस स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड थैंक यू फॉर अ वैल्यूएबल टाइम।